हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको देने वाले हैं 6 मंथ्स ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस मीडियो 350 सुपरनोवा वेरिएंट। 6 मंथ्स मुझे हो चुके हैं इस बाइक के साथ और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, सारी चीज आपको शेयर करूंगा। तो आप यहाँ लेने वाले हैं, लेने की सोच रहे हैं या फिर ओनर है, तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सारी चीजों को मैंने लिख लिया है एक पेपर में ताकि कोई भी चीज भूलूं ना। इस वीडियो को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करें, 8 पार्ट्स में। और सबसे पहले पार्ट्स में डिजाइन और यहाँ पर रोड प्रेजेंस की बात करूंगा, फिर बाइक के परफॉर्मेंस की सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में राइड एक्सपीरियंस की बात करूंगा, फिर फोर्थ पार्ट में मेजर प्रॉब्लम क्या क्या मैंने फेस किया या नहीं किया उसके बारे में बात करूंगा, फिर फिफ्थ पार्ट में बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विस के बारे में इस मीडियो 350 के, फिर सिक्स्थ पार्ट में प्रोज की बात करेंगे, सेवंथ पार्ट में कॉन्स की बात करेंगे और 8 पार्ट फाइनल वर्डिक्ट में दूंगा इस मीडियो 350 कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस 6 महीने का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टे ट्यून्ड रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पार्ट बाइक का डिजाइन और रोड प्रेजेंस कैसा है, चलिए इसकी बात करते हैं। अब इसकी लुक, डिज़ाइन और पब्लिक अटेंशन की बात करूं दोस्तों, तो डिज़ाइन और लुक के मामले में ये अब तक की रॉयल एनफील्ड की वन ऑफ द सबसे खूबसूरत बाइकों में से एक है। अब डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि इसकी डिज़ाइन आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है या नहीं, क्लासिक से अच्छी लगती है या नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है इसकी डिज़ाइन। और वन ऑफ द ये भी रीज़न था इसे बाय करने का कि इसके डिज़ाइन जो था वो मुझे बहुत पसंद है। खासकर ये एलॉय व्हील सुपरनोवा वेरिएंट में जो है, जब ये चलती है दोस्तों तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है व्हील के साथ। और मैंने एलॉय व्हील का एक वीडियो पहले भी बनाया था, वो आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगती है ये बाइक। अब पब्लिक अटेंशन की बात करूँ, बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। आप जहाँ भी जाओगे पब्लिक यहाँ पे आके आपसे पूछेगी ये कौन सी बाइक है, ये कौन सी नई बुलेट है, कितने की पड़ी, क्या थी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था पब्लिक रिएक्शन पे भी। तो बहुत ही खूबसूरत बाइक है अब तक की दोस्तों। दूसरा पार्ट वीडियो का बाइक की परफॉर्मेंस, चलिए बात करते हैं कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस 6 मंथ्स में। तो परफॉर्मेंस की बात करूं, 6 मंथ हो चुके हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब वाइब्रेशन अब बाइक है तो थोड़ी तो होगी लेकिन बहुत कम है। जैसा कि आपको क्लासिक मिलता था उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट रॉयल एनफील्ड ने किया है और बिल्कुल वाइब्रेशन 80% तक ख़त्म कर दिया। आपको वाइब्रेशन उतना जो पूरा ऐसा लगता था क्लासिक पे बैठने के बाद कि आप एक जनरेटर पे बैठे हुए, वैसा फील बिल्कुल नहीं होता। बहुत इंप्रूव किया है रॉयल एनफील्ड ने, उसके लिए बहुत ही बड़ा थम्स अप रॉयल एनफील्ड को। सेकेंड चीज़, यहाँ पे हीटिंग, जी हाँ हीटिंग है, बाइक में है हीटिंग। कोई भी बोलता है कि इस बाइक में हीटिंग नहीं है तो वो बिल्कुल गलत है। 6 मंथ चलाने के बाद अब क्लासिक में भी हीटिंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसमें आपको फील होता है। अब कुछ जगह हीटिंग में थोड़ा सा चला के आया था, इससे पहले वाले रिव्यू में भी मैंने दिखाया है कि जो ये कवर है वो थोड़ा सा टच हो गया था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। बाइक हीट आपको पता चलती है जब आप थोड़ा सा राइड करेंगे, यहाँ टैंक यहाँ तक गर्म हो जाता है। तो हीटिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हीटिंग है, ऐसा नहीं है कि हीटिंग नहीं है। कोई ये बोलता है हीटिंग नहीं है तो गलत है। उसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस इंजन का काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा। 20.2 bhp की पावर आपको फील होती है और 27 Nm का टॉर्क वो भी फील होता है। आप जब राइड करोगे, बाइक को हाईवे पे लेके चलोगे तो अच्छी परफॉर्म करती है बाइक, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती है। अभी तक ड्यूरिंग राइड कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इस बाइक के साथ। कहीं ओवरटेक करना हुआ, कहीं भी आप कहीं भी सोचो कि किसी को ओवरटेक करना हुआ, कहीं भी गियर शिफ्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस बाइक से आपको मिलेगा, ये आई एम श्योर। सस्पेंशन की बात करूं तो बाइक के सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन स्टिफ है, फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है लेकिन रियर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। तो इसके लिए ओवरऑल आप सस्पेंशन पूरा चेंज कराओगे तो वो बिल्कुल अलग ही सॉल्यूशन हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्टिफ है। उसके लिए अगर कम एयर आप रखते हो तो थोड़ा आपको फ़ायदा मिलता है। बाकी ओवरऑल ठीक है लेकिन थोड़ा सा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जब हाईवे पे लेके चलते हो तो आपको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। जब आप थोड़ी ऑफ रोडिंग या फिर जैसे कि विलेज वाले रोड पे मैं रहता हूँ तो विलेज में लेके चलता हूँ, जब बम्प्स पड़ते हैं वहाँ पे इसकी सस्पेंशन पता चलती है। बाकी ओवरऑल ठीक है बाइक, और सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बाइक के परफॉर्मेंस में एक और चीज़ आती है कि इजी क्रूजिंग स्पीड, कौन से स्पीड पे आप आसानी से इस बाइक को क्रूज कर सकते हो। तो मेरा ओपिनियन है 70 to 80 के बीच में जो स्पीड होगी, मतलब 70 से ऊपर आप जाते हो, 75 तक रहते हो, सबसे बेस्ट उसी टाइम है इस बाइक पे, क्योंकि उससे ऊपर आप जब भी जाओगे तो इसमें वाइब्रेशन फील आपको होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है 6 मंथ का इस बाइक के साथ। एंड आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि माइलेज क्या है, तो माइलेज यहाँ पे 40 तक मुझे मिलती है इस बाइक में।
कंटिन्यूस 40 का माइलेज मुझे इसे अचीव हो रहा है इस बाइक से। और आप पूछोगे कि ठीक है 40 के अचीव हो रहा है, लेकिन किस स्पीड पे आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। देखो आप 70 to 80 के बीच के स्पीड में रहोगे तो ही आप बढ़िया माइलेज अचीव कर पाओगे। 75 तक आप रहते हो तो इको मोड शो करता है, उस टाइम पे अगर आप इस बाइक को चलाते हो बेस्ट स्पीड है, बेस्ट माइलेज उसी टाइम आपको मिलेगा, करीब 40 का माइलेज मिलेगा। उससे ऊपर मैंने राइड किया लखनऊ वाले राइड पे, मैंने करीब 90 to 100 की स्पीड में चलाया, बहुत कम माइलेज दिया। उस टाइम मेरी बाइक ने करीब 30 to 32 का माइलेज दिया। तो बेस्ट मैं बोलूँगा कि 70 से 80 की स्पीड में आप चलाओगे बेस्ट माइलेज मिलेगा आपको इस बाइक से। ओके, हाउ अबाउट द ब्रेकिंग? ब्रेकिंग कैसा है? ब्रेकिंग फ्रंट बिल्कुल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। रियर का ब्रेकिंग में भाई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉइस के प्रॉब्लम वो नॉर्मल हो गया। मीटियोर मतलब मीटियोर आप ले रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर लेना कि रियर ब्रेक से नॉइस आपकी आएगा। वैसे हम शुरू के ओनर्स थे, इंडिया के फर्स्ट 500 में से मेरी बाइक थी। हम लोगों को तो वो वाइब्री का ब्रेक नहीं मिला, लेकिन अब जो ओनर्स ले रहे हैं उनको वाइब्री का ब्रेक मिल रहा है। लेकिन वो जो आवाज़ है, नॉइस है, वो आती है, उसमें आपको कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो मीटियोर ले रहे हो तो एक्सपेक्ट कर लो, वो मिलेगा आपको। राइड एक्सपीरियंस, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो राइड एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, लॉन्ग राइड मैंने किया लगभग अब तक इससे 700 किलोमीटर का। अगर ऑफ रोडिंग की बात करें तो ऑफ रोडिंग किया है, विलेज के रोड पे किया। विलेज, इंडिया में विलेज के रोड पे चलना मतलब ऑफ रोडिंग ही आप मान लो। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। कोई भी दिक्कत बाइक नहीं देती है। आप 700 किलोमीटर मैंने कंटिन्यूस इस बाइक को एक ही दिन में चलाया है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी रुकी नहीं बाइक या कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं आता है। पिलियन के साथ राइड किया, पिलियन का क्या रहा? पिलियन कंफर्ट है, बाइक कंफर्ट है पिलियन के लिए, लेकिन कुछ दूर बाद जब आप 400 किलोमीटर चलाने लगते हो उसके बाद पिलियन को पता चलता है कि हाँ पिलियन को अब दिक्कत हो रही है बैठने में, क्योंकि जो राइडर सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, पिलियन वाला राइडर को उतना कंफर्टेबल नहीं है। और ये जो बैक रेस्ट है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, आजकल तो जुगाड़ आ गया है, लेकिन मैंने एक्सटेंड नहीं करवाया। बाकी इसकी वजह से कोई उसको दिक्कत हुई नहीं। मेरा कंफर्ट बहुत ही शानदार, बाइक बिल्कुल शानदार है एकदम। कंफर्ट के मामले में आप एकदम सोफे की तरह बैठते हो, ठीक है, एकदम बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर मैं रेटिंग देने की बात करूँ कंफर्ट को तो आउट ऑफ 5 मैं 4 दूंगा। एक पॉइंट मैं काट रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसकी स्टिफ सस्पेंशन की वजह से अगर आप ऑफ रोडिंग या कहीं टूटे फूटे रास्ते चलते हो तो फिर सस्पेंशन पता चलना शुरू होता है। अगर आप सिंगल राइड करो तो ज़्यादा पता चलेगा, डुअल हो, पिलियन के साथ हो तो स्टिफ सस्पेंशन भी थोड़ा सा कम पता चलता है, ठीक है। अब कंफर्ट तो मुझे पता चलने लगा, कहाँ से दिक्कत शुरू हुई। अब 400 किलोमीटर जब मैंने चला लिया तो मुझे पता चला कि हाँ बाइक में अब मुझे थोड़ा सा सीट पे पता चल रहा है। तो बाकी ओवरऑल ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन 400 कंटिन्यूस बैठने के बाद अब सीट ही है, थोड़ा तो पता चलता ही है। लेकिन फिर भी ओवरऑल इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल बाइक मुझे ये लगी अभी तक। अब ग्राउंड क्लियरेंस, बाइक को बहुत ज़्यादा चला है, आज तक कहीं भी टच नहीं हुई, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। ग्राउंड क्लियरेंस कहीं भी टच नहीं होगा, बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डे लाइट में कोई प्रॉब्लम दिखने में नहीं होती, विजिबिलिटी बहुत अच्छी, बहुत शानदार, हमेशा टाइम यहाँ पे आता है। इसके नेविगेशंस के लेके मुझे शिकायत है कि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है, बाकी ठीक है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, बग है कुछ, बाद में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। DRL भी अच्छा लगता है, डिज़ाइन चलते टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आता है सब सही। फ्यूल गेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फ्यूल गेज जब भी आप चलते हो लो फ्यूल आपका होने लगता है तो बीच बीच में ट्रिप एफ पे चला जाता है, फिर नॉर्मल मोड पे आ जाता है। ये जब लो आपका फ्यूल होने लगता है तो होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद जब आपका फ्यूल एकदम लो हो जाता है वो ट्रिप एफ पे चला जाता है। ट्रिप एफ के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आपकी बाइक जब भी 5 लीटर बचेगा टैंक पे तो ट्रिप एफ चालू हो जाता है, ये है इसका सिस्टम। डिटेल वीडियो आपको आई बटन मिल जाएगा ट्रिप एफ के बारे में जानने के लिए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी इसके जो स्विच गियर्स है वो बिल्कुल शानदार है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपको यूज ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी जो पास है, पास मांगने में, जब आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो उसमें थोड़ी सी यूज ऑन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पास इसका इधर से है, मुझे बार बार इसका आता था। बाकी यहाँ से जो स्विच नेविगेशन या क्या कहते हैं, जो टॉगल स्विच है यहाँ पे चेंज करने का, वो काफ़ी अच्छी जगह दिया हुआ है, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती, आराम से आप वो कर लेते हो। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। मिरर के लोग मेरा कंप्लेन है कि ये बार बार थोड़ी राइड, आप लॉन्ग राइड पे अगर जा रहे हो 200 किलोमीटर तो ये बार बार ढीला हो जाता है बीच रास्ते में, टाइट करने के बाद भी ढीला हो जाता है, तो इससे थोड़ी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे स्क्रैचेस भी देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं राइड एक्सपीरियंस में। चलिए फोर्थ पार्ट, बाइक के मेजर प्रॉब्लम। क्या मैंने मेजर प्रॉब्लम फेस किया 6 मंथ्स में?
तो मेजर प्रॉब्लम की मैं एक बात कहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है 6 मंथ में। ऑयल लीकेज, इंजन से कोई प्रॉब्लम या फिर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम कोई भी मैंने अभी तक फेस नहीं किया है ड्यूरिंग 6 मंथ्स। बिल्कुल बाइक अच्छी चल रही है। माइनर कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मेजर आपको जैसा लगता है कि बाइक कहीं बीच में रुक जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वो कहीं भी नहीं हुआ। एक और बात, बहुत लोग सोचते हैं कि किक नहीं है इसमें तो उससे कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। अभी तक इतनी अच्छी ये बाइक है कि अभी तक जब भी, चाहे कोल्ड में हो, कोल्ड स्टार्ट करना हो या फिर अब समर या रेन सीजन आ गया, जब भी मैंने स्टार्ट किया है पहले सेल्फ में स्टार्ट हुई है, कभी भी मिसफायर नहीं हुई है। तो 6 मंथ्स में अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई स्टार्टिंग को लेके। तो ये हो गया 4th पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है इस बाइक की। आफ्टर सेल सर्विस की बात करूँ तो अभी तक फर्स्ट सर्विस मैंने कराया है, सेकंड सर्विस अभी तक नहीं कराया है। किलोमीटर हो गया है, सर्विस जल्दी कराने वाला, उसका अलग से वीडियो आपको मिलेगा। आफ्टर सेल सर्विस की बात करूँ तो बाइक के मुझे जब मिली थी तो मुझे कुछ एसेसरीज साथ में नहीं मिली थी। जैसे कि मैंने कस्टमाइज़ किया था तो भी मुझे लेग गार्ड नहीं मिला था, डिफेक्टेड साइड मिरर मिला था, जो कि बाद में चेंज कर दिया गया है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कुछ दिन बाद आया। तो ये सारी चीज़ें डिले होती हैं, हो रही हैं। मीटियोर के साथ अभी भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ लोगों का ओनर्स का मुझे आया था कंप्लेन की वो जो उनका ये मिरर था, जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ग्लास है, वो अपने आप ब्रेक हो जा रहा था। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये जो ब्रेक हो जा रहा है उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ। अगर आपका ब्रेक हो रहा है तो आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा। एक और बताना भूल गया हूँ कि विंड स्क्रीन आप देख लोगे, सुपर वो नोवा वेरिएंट में विंड स्क्रीन एज स्टैंडर्ड आता है, लेकिन मेरे में नहीं लगा हुआ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसे उखाड़ के रख दिया है और अब चलने में बहुत अच्छी लगती है बिना विंड स्क्रीन के। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी मैंने कुछ एसेसरीज भी लगवाई है, बहुत सारी चीज़ें लगवाई हैं। अब जैसा कि लेग गार्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बल्ब्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। मैंने एलईडी लगवा लिया है, इंडिकेटर में सिमटेक का खुद ही इंस्टॉल किया था, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एलईडी यहाँ पे चेंज कर दिया है और यहाँ पे सिमटेक का हज़ार्ड फ्लैशर लगा दिया और टेल लाइट में टेल फ्लैशर यूज किया है सिमटेक का, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सारी एसेसरीज जो हैं वो अगर आप लेना चाहते हो, सीट कवर सहारा सीट का लगाया है जो कि अच्छा लगता है काफ़ी। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, कंप्लीट लिस्ट है, वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। ये मोबाइल होल्डर लगाया है ग्रैंड पिस्टॉप का, काफ़ी प्रीमियम मोबाइल होल्डर है, विद चार्जर है, ठीक है। तो वैसे चार्जर आता है, लेकिन फिर भी चार्जर में एक प्रॉब्लम है कि जब तक आप बाइक को स्टार्ट नहीं करते हो वो चार्ज करना मोबाइल को शुरू नहीं करता है। इसलिए अब यहाँ से लगा के कभी बाइक स्टार्ट हो या ना हो, बाय मोबाइल को चार्ज कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग रस्टिंग के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे कि रस्टिंग इसमें आ रही है या नहीं, 6 मंथ में क्या एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया था कि चैन जो था उसमें रस्टिंग आ रहा था कुछ, लेकिन मैंने वो जो रस्ट क्लीनर है उससे उसका यूज करके चैन को बिल्कुल साफ़ कर दिया है। रस्टिंग यहाँ से ख़त्म हो गई। और यहाँ पे हैंडल के यहाँ पे मीटर में यहाँ पे रस्टिंग इसके अंदर, 1 मिनट खुले तो मैं दिखाता था, इसके अंदर रस्टिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने उससे साफ़ कर दिया। ये 2 जगह मुझे रस्टिंग देखने को मिला थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा और कहीं मेजर कहीं स्क्रू या किसी पार्ट्स में अभी तक तो रस्टिंग नहीं है इन 6 मंथ्स में। तो फर्स्ट सर्विस की बात करूँ तो उसमें मेरा कॉस्ट आया था 720 रुपीज़। फर्स्ट सर्विस सस्ता ही कहेंगे अगर बाकी ब्रांड से आप कंपेयर करते हैं तो। सेकंड सर्विस की कॉस्ट अभी नहीं पता है, कराऊंगा तो आपको ज़रूर वीडियो बना के अपडेट करूँगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, प्रोज की बात करते हैं इस बाइक में। सबसे पहला, वाइब्रेशन फ्री आपको मिलता है, वाइब्रेशन फ्री इंजन मिलता है, जैसा कि क्लासिक में मिलता था, बिल्कुल उससे अलग ये बाइक आपको लगेगी। जब आप चलाओगे तो परफॉर्मेंस पता चलेगा कि हाँ एक अलग टाइप की बाइक, एक अलग इंजन, जे प्लेटफॉर्म का इंजन आप चला रहे हो, क्लासिक वाला इंजन इसमें नहीं है। तो सेकंड, कंफर्ट इस सेगमेंट में सबसे अच्छी है। अगर कोई भी बाइक से आप कंपेयर करते हो, इसमें एक सोफे की तरह आप बैठोगे, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, मैं ये बता सकता हूँ आपको। थर्ड की बात करूँ प्रोज की, तो इसका माइलेज आपको 40 का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप अच्छे स्पीड चलाते हो, अब याद रखना कि आपको अच्छी स्पीड चलाना पड़ेगा, मतलब अच्छे स्पीड पे राइड करना पड़ेगा। 70 to 80 के बीच में जब आप लॉन्ग ड्राइव पे या हाईवे पे राइड करोगे तो ही एक अच्छी आपको माइलेज अचीव होगी। अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड पे चलाते हो, 80, 90 या 100 के आसपास चलाते हो लॉन्ग ड्राइव पे, तो यहाँ पे आपको जो माइलेज है उसमें आपको देखने को कम मिलेगा। और बेस्ट स्पीड मैं रिकमेंड करता हूँ 70 से 80 के बीच में आप चला रहे हो तो उस समय बेस्ट माइलेज आपको इस बाइक से मिलने वाला है। अब उसके बाद नेक्स्ट, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, नेविगेशन का आपको सपोर्ट मिलता है। अब आने वाली जो क्लासिक है उसमें हर वेरिएंट पे आपको नेविगेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा न्यूज़ आ रही है। तो इसमें आपको हर वेरिएंट पे आपको नेविगेशन का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस डिजिटल प्लस एनालॉग का मीटर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है मैं कहूँगा।
सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगभग मिल जाती है। एक छोटा सा कहीं कमी है तो वो फ्यूल गेज में है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, अच्छी है। बाकी डिज़ाइन की बात करूँ तो वो भी प्रो है, एक अलग टाइप की बाइक आपको मिलती है। रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इसका, कहीं भी आप लेके जाओगे तो वो मेरा रोड प्रेजेंस वाला वीडियो आप देख सकते हो, पब्लिक रिएक्शन वाला, बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन देती है इस बाइक पे। और बहुत लोगों ने बोला कि ये कलर बहुत अच्छा है, जो ब्राउन कलर है वो कुछ अलग ही यूनिक ही दिखता है रोड पे। सो ये था कुछ प्रो। चलिए नेक्स्ट पार्ट कॉन्स की बात कर लेते हैं। रियर ब्रेक से आवाज़ आना है, ये कौन है इसका बहुत बड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। अगर आप बाइक चला रहे हो कहीं पे एक शांत जगह पे चला रहे हो, किसी पब्लिक के बीच में आके अपना ब्रेक लगाते हो तो वहाँ पे आवाज़ आती है, जो कि बहुत बुरा लगता है। सेकंड, इसका सस्पेंशन जो थोड़ा सा स्टीफ है रियर का, इसे और ज़्यादा स्मूथ बना सकती थी कंपनी। ये स्टीफ जो सस्पेंशन हुआ, अगर आप अकेले राइड करते हो, कहीं पे आप जा रहे हो, कहीं थोड़ा सा बम्प आता है, जब गांव वाले रोड पे, मैं विलेज रोड पे ड्राइव करता हूँ तो जो बम्प आता है वहाँ पे पता चलता है, तो ये भी मुझे एक कौन लगा। थर्ड, इसकी जो सेल्स एंड सर्विस है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, वहाँ पे आपको जो एसेसरीज है वो जल्दी मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है। बाइक अगर आपने बुक किया है तो वेटिंग भी बहुत ज़्यादा वो भी है। कुछ डिफेक्टेड पार्ट्स भी आते हैं साथ में, जैसे कि मुझे मिरर डिफेक्टेड मिल गया, कुछ लोगों को हो सकता है कुछ और डिफेक्टेड पार्ट मिल जाए, तो ये कुछ कमी है जो रॉयल एनफील्ड को सही करनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ, आपको हीटिंग महसूस होती है, इतना ज़्यादा भी हीट नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 350 सीसी की बाइक है, जो भी है, लेकिन हीट आप थोड़ा चलाते हो तो आपको पता चलता है। यहाँ टैंक ये पास है ना, जब यहाँ पे लेग टच होता है तो भी पता चलता है कि हाँ बाइक हीट हुई है। तो ये हीट, लेकिन आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो वहाँ पे इतनी हीटिंग आपको पता नहीं चलती है। जब आप मतलब हीट तो होती है, बाइक अब 400 किलोमीटर आप जा रहे हो तो बाइक तो थोड़ी हीट होगी ही, बहुत थोड़ी क्या ज़्यादा ही हीट होगी। लेकिन आप जब शॉर्ट राइड कर रहे हो ना, 1 2 3 4 किलोमीटर चला रहे हो, तो भी अगर यहाँ पे गर्म हो जाए तो उसे हीटिंग ही आप कहोगे। तो ये हीटिंग इशू तो थोड़ा है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, क्या है मेरा कहना इस 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद इस बाइक का। ऑनेस्टली बोलूँगा आपको, बाइक बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है। लेकिन जब लॉन्च हुई थी तो 1.9 लाख एक्स शोरूम इसकी प्राइस थी और ऑन रोड करीब 230 या 225 तक जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा वेरिएंट की। इसके अगर पीछे वाले वेरिएंट की बात करेंगे तो उससे 18-20 हज़ार रुपये सस्ती पड़ती है। अब लेकिन आज की डेट में अगर आप इसकी प्राइस देखोगे तो करीब लगभग तब से लेकर अब तक करीब 15 से 20 हज़ार रुपये तक इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैंने बुक किया था 8 महीने पहले, अभी तक वेट कर रहा हूँ, वेटिंग पीरियड। ये कुछ सेल्स एंड सर्विस की दिक्कत है रॉयल एनफील्ड को, जिन्होंने पहले बुक किया उन्हें भी नहीं मिल रही है, ये भी दिक्कत चल रही है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बाइक चलने में काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है ही कहूँगा। जो बस दिक्कत कहाँ आती है, आपको थोड़ा सा सस्पेंशन में आता है, ठीक है, थोड़ा सा हीटिंग आपको महसूस होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन दी होती है रॉयल एनफील्ड तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इस बाइक को चला के यही पता चलता है। अंडर पावर भी थोड़ी सी बाइक लगती है। अगर आप एक तेज़ राइड करने वाले बाइक हो, बहुत ज़्यादा राइड स्पीड में करना पसंद करते हो ना, तो इसमें थोड़ी सी आपको अंडर पावर महसूस होगी। क्योंकि जो जावा या फिर कोई और बाइक होगी, जावा तो आराम से इसको टेक ओवर कर लेगी, ऐसा मतलब थोड़ा सा अंडर पावर लगता है। लेकिन मेरे लिए बेस्ट है, अगर आप एक नॉर्मल स्पीड पे 70-80 पे आप हाईवे पे राइड करते हो तो ठीक है, बाइक अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप आराम से चलोगे। कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो शानदार इस लेवल में आपको, अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए एक बाइक लेना चाहते हो तो बिल्कुल सही बाइक है कंफर्ट के मामले में। और अगर आप क्लासिक से कंपेयर करोगे, जो नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक आने वाली है, इसमें आप अगर आप डिसाइड करने में दिक्कत कर रहे हो, मतलब आपको कन्फ्यूजन है कौन सी लेनी पसंद करोगे कि मीटियोर ले लूँ या फिर क्लासिक का वेट करूँ, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये मीटियोर बिल्कुल अलग सेगमेंट की है, वो क्लासिक बिल्कुल अलग सेगमेंट की है। हालांकि जो क्लासिक में इंजन मिलने वाला है अब वो बिल्कुल यही मीटियोर का मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव आपको पसंद है, आप लॉन्ग ड्राइव पसंद करना चलाना पसंद करते हो तो मीटियोर आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको बिल्कुल ऐसी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चलाना है और भौकाल पैदा करना है तो वो उसके लिए क्लासिक ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आप क्लासिक का ही वेट कर लो उसके लिए। ओवरऑल डिज़ाइन और पब्लिक अटेंशन आपको पसंद है तो ये बाइक बिल्कुल ग्रैब करेगी। हालांकि जो क्लासिक आएगी नई वाली, उसमें आपको वो अटेंशन आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। अब डिज़ाइन में ये हाईनेस और जावा से अच्छी लगती है या बुरी लगती है, ये आपके ऊपर है, आपको कैसी पसंद आती है। मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी दोनों बाइक से डिज़ाइन वाइज अभी के लिए तो काफ़ी अच्छी मुझे लगती है। उन दोनों ही बाइक से जो भी इनके कंपेयर में हो, चाहे वो आप बनेली की हाईनेस की बात कर लो, बनेली के बात कर लो, इम्पेरिया की या जावा की बात कर लो, डिज़ाइन में मुझे तो उनसे ज़्यादा बेटर लगती है ये। माइलेज इस रेंज में अगर आप बाकी बाइक्स का कंपेयर करोगे, अगर आप उनका रिव्यू देख रहे हो तो 40 का माइलेज देना कोई भी बाइक इतने आराम से सेगमेंट बाइक नहीं देती है। लेकिन इसमें आपको 40 की माइलेज अगर आप अच्छे से राइड करते हो तो मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस बाइक का। तो ओवरऑल अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो आप ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई कि कुछ कॉन्स आप
अगर उससे ठीक हो, आप कंफर्टेबल हो उन चीज़ों से, तो आप इस बाइक को ले सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो उन चीज़ों से जो मैंने कौन से बताए, इसमें जो जो दिक्कत बताए हैं, तो आप इसे मत लीजिए, कोई और बाइक अपने लिए चूज कर लीजिए, या फिर क्लासिक 350 का वेट कर लीजिए, उसमें क्या क्या मिलता है वो देख लीजिए। क्लासिक में आपको नेविगेशन का सपोर्ट हर वेरिएंट में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। एलॉय व्हील का सपोर्ट हर वेरिएंट में मिलेगा। बेस्ट अगर मुझसे पूछोगे कि कौन सा वेरिएंट सबसे बेस्ट है वैल्यू फॉर मनी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फायरबॉल सबसे वैल्यू फॉर मनी। आप वैल्यू फॉर मनी की बात करोगे तो मेरे हिसाब से फायरबॉल सबसे वैल्यू फॉर मनी है। और इसकी कॉस्ट इतनी अब बढ़ गई है कि आप इंपेरियाले भी इससे कम में मिलती है, वो 1.9 लाख की मिल रही है। जावा भी कम में मिल रही है, हाइनेस भी कम में मिल रही है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा इसकी इंक्रीज हो गई है। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ। कैसा लगा आपको? कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आगे की वीडियोज में उसे ऐड करने की ज़रूर ट्राई करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।